ना गुले नग्न हूँ, कहानी का शीर्षक है, आप सबों को पता है, आई विल कॉल यू। ना गुले नग्न हूँ, ना पर्दा है साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। जैसे मोबाइल का डाटा ऑन किया, खट खट कर कई मैसेज दस्तक देते चले आए। इतनी तेजी से सबकी खबरें स्क्रीन पर चमक रही थी, मानो कई बेचैनियां अपने को व्यक्त करने के लिए विद्युत कौन सी तड़फड़ा रही हो। स्थिर होते ही व्हाट्सएप पर उक्त शेर के साथ जिस फ्रेंच कट नुमा दाढ़ी वाले सुदर्शन युवक पर नजरें ठहरी, उसके मैसेज ने मुझे बेतरतीब कर दिया। रौ में है रक्षी उम्र, कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पर है न पैर रकाब में। दिल से शुक्रिया, आपके फोन से मेरा काम हो गया। राधिका को मेरा प्यार, आई विल कॉल यू इफ यू विश। खून पीते मच्छर को जैसे हम झपट कर मारते हैं, कुछ उसी अंदाज में झपट कर मैंने मोबाइल ऑफ किया। आंखें बंद कर सोचा, राधिका को बताऊं या नहीं। कुछ दिनों पहले की तो बात थी, आपस में कोई पर्देदारी ना थी। पता नहीं सबकी जिंदगी में ऐसे पल और किस्से आते हैं जो ना किसी को बताए जा सकते हैं ना बांटे। हमारे बीच भी ऐसा ही कुछ होने लगा था। जिंदगी रेल से गुजर रही थी और हम पुल की तरह थरथरा रहे थे। वह जून का महीना था। गर्म लू के थपेड़ों और कड़कती धूप से हॉस्टल का कमरा ऐसा तपा हुआ जंगल हो जाता था जिसकी खिड़कियों को घेरे पीले अमलतास पूरे कमरे को सुरमई रंग से दहकाए रखते। एक दिन दौड़ती हाँफती वह आई और मेरी गोद में गुलमोहर सी ढह गई। सुन, एक काम था। क्या बोल करेगी? हाँ बोल ना। इतने लोगों से जान पहचान है तेरे रोहित की, एक फोन करवा सकती? फोन? कहाँ? किसे? क्या हुआ? बता तो। बताने की बजाय उसने अपना सिर करवट लेकर तकिए में छुपा लिया। अरे अरे, हुआ क्या है, बता तो। किसी का पैसा रुका हुआ है, बॉस गुंडई कर रहा है। मिनिस्ट्री से एक फोन जाएगा, गरीब का पैसा वापस मिल जाएगा। धत, कोई बात है ये? नंबर दे, हो जाएगा। कहते कहते जो उसकी झुकी ठोड़ी उठा रत्नारी आंखों में झांका तो दंग रह गई। एक कोई और भी था वहां जिससे मेरी पहचान ना थी। राधिका और मैं एक ही जगह से यहाँ आए थे, पड़ोसी थे हम, साथ बड़े हुए। संयोग था कि ग्रेजुएशन के बाद दोनों को दिल्ली के विख्यात विश्वविद्यालय में साथ ही दाखिला मिला था। साथ होने का फायदा यह हुआ कि घर से बाहर इतनी दूर पढ़ने आने की अनुमति मिल गई। दोनों घरों में असहमति के बादल तब छटे जब मेरे मंगेतर ने आश्वासन दिया कि वह गुड़गांव में नौकरी करते हम दोनों की देखभाल भी करेगा और राधिका अपने आईएएस बनने के सपने को कोचिंग ज्वाइन कर आराम से पूरे कर सकेगी। बेबे को मनाना बड़ा मुश्किल काम था, उसे तो हमारे आगे पढ़ने पर भी एतराज था। बहरहाल घर की इज्जत निभाने के वायदे और नसीहतों के बक्से भरकर हम रवाना हो पाए। हम दोनों को एक ही हॉस्टल अलॉट हुआ, कमरे अलग थे। राधिका ऊंची मंजिल पर, मैं नीचे ग्राउंड पर। राधिका की रूममेट नाजिया दिल्ली की रहने वाली थी, इसलिए वह हॉस्टल में कम ही रुकती। मेरी रूममेट का नाम वंदना था। उसकी नई शादी हुई थी। भर मांग सिंदूर और खूब मैचिंग चूड़ियों से सजी धजी वह मुझे अजीब लगती। कई बार मुझसे बिना पूछे मेरी टी शर्ट और जीन्स पहनकर घूमने निकल जाती। एक बार तो मैंने सख्ती से मना भी कर दिया। मेरी आपत्ति का एक विशेष कारण था जिससे मैं बहुत सहज नहीं हो पाती थी। घर से पहली दूर तो मैं अजीब अजीब खाली खाली थी और वह जाने कैसे मुझे बहुत भरी भरी सी लगती। कहीं बाहर से आती तो उसे किसी कोने या दुराव की जरूरत भी नहीं होती। बेहिचक वह अपने कपड़े बदलने लगती। यह अजीब था कि जैसे उसके कपड़े कमरे में फैलते, एक तीखी हरियल महक मेरा दम घोटने लगती। यहाँ तक कि धो लेने के बाद भी कपड़े उसी महक से महकते रहते। यह महक न जाने उसके वजूद से आती या मेरी ही किसी अदृश्य तहखाने की भंबर होती या कोई और जो उसमें भरा रहता। कपड़ों के उतरने की ससराहट की तरह पूरे कमरे में तेजी से फैलने लगता। कच्ची मेहंदी और पसीने से मिली जुली यह तेजाबी गंध मुझे असह्य थी। मैं एकदम कसमसा उठती। मेरी मंगनी हो चुकी थी। महीने के पहले रविवार को रोहित हमसे मिलने आते। उनका रूम पार्टनर परवेज भी कभी साथ होता, जो बीटेक के बाद आईएएस की तैयारी कर रहा था। जब वह आता, मैं, रोहित, राधिका और परवेज बाहर लंच के लिए जाते। खूब बातें करते, कभी सिनेमा भी देख आते। राधिका और परवेज की खूब नोकझोंक चलती। भाषा की समस्या से लेकर लव जिहाद तक की घटनाओं पर तीखी बहसें होती।
कई बार राधिका ही हल्की पड़ती, लेकिन तुरंत फिर चिढ़कर चिढ़ाती, तुम तो हो ही आतंकवादी। हंसते खेलते परवेज का चेहरा एकदम स्याह पड़ जाता, लेकिन तुरंत संभलते अपनी जबान में ठिठोली घोलते जब वह कहता, क्या कभी मुसलमान ने कोई नुकसान पहुंचाया है आपको, या केवल नेताओं के कहने पर? मनुष्य में जाति धर्म के आधार पर ऐसी नफरत न पालिए हुजूर। तो खिलखिलाकर हंसती, अंगूठा चिढ़ाती राधिका खटखट अंदर हॉस्टल चली जाती। दूर तक उसकी पीठ देखता परवेज सिगरेट सुलगाता ढाबे की ओर बढ़ जाता। मैं और रोहित शाम गहराने तक वहीं नीम अंधेरे में साथ बैठे रहते। यह साथ बैठना धीरे धीरे कब हाथ पकड़कर अपने को भूल दूसरे को महसूस न हो गया, पता ही ना चला। बेबे की दी तमाम नसीहतों को पीछे धकेलते मादक रकाब नई चाहतों के साथ कब मेरे कलेजे में धाड़ धाड़ बजने लगा और मैं शर्म से कैसे कब लाल होने लगी, मुझे खबर तक न हुई। ऐसे में राधिका जो तंग करने वाले प्रश्न पूछती है, उन्हें पूछ लूं क्या? वह तो फिर छेड़ेगी, कोई बात हुई, नया कुछ घटा। लेकिन यह सब कोई पूछने की बात है? मैं क्या, कोई भी कैसे जान सकती है यह बात? हृदय के तार भी मानो जुड़े हैं। रोहित ने भी कुछ महसूस किया होगा। पूछा, क्यों परेशान लग रही हो, बताओ। पूछा उसने, क्या हुआ, क्यों परेशान लग रही हो, बताओ, कोई बात है तो। मैं नजरें चुराने लगी और बेवजह जिस ओर देखने लगी, पीछा करती रोहित की नजरों ने भी उधर देखा। नाजिया किसी गाड़ी से उतरी है, अपना झोला समेटते, अंदर चेहरा करते, किसी से विदा लेते और डगमगाते कदमों से अंदर हॉस्टल की ओर बढ़ते। उसकी ऐसी हरकतों से ही मैं शायद हतप्रभु उसने ऐसा अनुमान करते ही कहा, यह कोई नई बात नहीं है, परेशान ना हो। बड़े शहरों में आकर देखा देखी अपना दिमाग इस्तेमाल न करने से आज़ादी उस श्रृंखलता में बदल जाती है। ध्यान से रहना यहाँ। वह कुछ और भी कहता, तब तक मेरे दिल ने सुकून की एक अंगड़ाई ली कि आज नाजिया जा रही अपने रूम में तो राधिका वहीं बिजी रहेगी। उसके ऊट पटांग प्रश्नों से आज तो मुझे निजात मिली। एकदम हल्की हुई मैं। सहजता से रोहित की बाहों पर अपना सिर टिका दिया। किसी गिरह खुलने की उन्मुखता को उसने भी महसूसा और मुझे कस के लपेटते हुए अपना चेहरा मुझ पर झुका लिया। ओह ओह, दबकर मर न जाऊं इस सुख से। देह का एक एक कोना उमग आया, आंतरिक उष्मा भाप बनकर मेरे अस्तित्व को पिघलाने लगी। होश खोती मैं उसके सीने में बछिया सी सिर रगड़ रही थी। प्यार की भीगी छुअन और सीने से आती मधमाती गंध किसी अंधे कुएं में मुझे धकेलती कि नजरों में बेबे कौन गई। गलत गलत गलत। फिर कैसी तो अचकचाती आधी सीढ़ियाँ फलांगती मैं दौड़ी चली आई। सांसों के दुरुस्त होते ही राधिका याद आई। क्या गलत इसमें? कुछ नहीं, यही तो प्यार है, यही तो नई घटना है। प्यार में थोड़ा बिंदास होना है। बिंदास, इस शब्द से मेरी आंखें चमक उठी। राधिका बहुत आगे की सोचने वाली लड़की है भाई। आईएएस की तैयारी कर रही है, कोचिंग में ग्रुप डिस्कशन करती है, नए नए डिजाइन के कपड़े भी पहनने लगी है। नाजिया के साथ उसे और तेजी से बदल रहा है। हम सब भी तो तेजी से बदल रहे हैं। जब से मोबाइल के वाईफाई कनेक्शन हॉस्टल को मिले हैं, सभी लड़कियां बदल रही हैं। अब पास के कमरों में शोर नहीं सुनाई पड़ता। टीवी देखते समय चैनल्स को लेकर तकरार नहीं होते। हालांकि ढाबों की शामें अभी भी गुलजार होती, पढ़ाई, राजनीति, किताबें, धरना, जुलूस की बातें होती, लेकिन रात होते ही मोबाइल सबका जीवन बन जाता। डिनर के बाद होने वाले साहित्यिक, राजनीतिक, सामयिक व्याख्यानों में सबकी मौजूदगी कम होने के साथ साथ लोकल और ग्लोबल मुद्दों पर चीखने चिल्लाने वाले भी अब कम रह गए थे। इस प्रकार की अनेक गतिविधियों से कटकर कई तरह के दिव्य ज्ञानों से जो परिचय बढ़ रहा था, वह बिंदास था। यह एक नई तरह की ललक थी। जितना इसे बढ़तो उतनी ही बढ़ती थी। राधिका ऐसे दिव्य ज्ञानों का इस्तेमाल मुझ पर खूब करती। रोहित के पतले दुबलेपन का मजाक उड़ा लेती, उतना तक तो ठीक था, लेकिन वह नाजिया के साथ इतनी बिंदास होती जा रही है, इस बात पर मुझे अजीब गुस्सा आता। मुझसे कहती, सुन, पहले से ही देख ले, चख ले, जो संतुष्ट नहीं कर पाया फिर तो तू कुछ नहीं कर सकती। फंस गई तो फंस गई, गई तेरी भैंस पानी में। अर्थ समझकर मैं दंग रह जाती। अवाक कर देने वाली बात। हम यह बात कैसे जान सकते? कभी कभी डर भी जाती।
सच तो नहीं है उसकी बात। दुनिया को वह चौकन्नेपन के साथ पढ़ सकती है। मैं अपने तर्क ढूंढ ढूंढ कर लाती। ऐसे तो हमारे यहाँ इतनी शादियाँ हुई, इतने हरा कर सबके बच्चे हुए। जब मैं ऐसा कहती वह ही छी करके खूब हंसती। मुझसे कहती बच्चे होने से मतलब थोड़े ही है। मतलब कि बच्चे तो हो ही जाते हैं। बच्चे कैसे होंगे यदि कोई कमी होगी तो? ओफो, तुम डफर हो एकदम। अभी कुछ नहीं समझना, जाओ भुगतना। भुगतने तो मैं लगी थी। एक डर बैठ गया था मन में। उसकी बात नुकीली कटार की तरह छाती में धंसी रहती, पैनी और खतरनाक चुभन, मानो दड़बे की मुर्गी बिन मरे छटपटाए। कैसे कोई लड़की जान सकती है बात? जब तक दो चार को बरतो नहीं, कैसे पता कि कौन संतुष्टि दे सकता है कौन नहीं। यहाँ तो एक ही मिल जाए ठीक ठाक, नाप तोल, जाति बिरादरी में संतुलित, फिर अर्थ ही तो बाहर निकलती है। ऊपर से एक दिव्य ज्ञान और कि रंग रूप आकार प्रकार से ज्यादा मतलब नहीं, तो सिर्फ बातें जो बातों से फुसला ले। जहाँ हृदय नहीं वहाँ कोई भी समर्पण भला कैसे संभव है? मुझे मेरे भगवान याद आ जाते। हे भगवान, जैसे अन्य सभी हिंदुस्तानी औरतों की रक्षा करता है, ऐसे सुनामियों से मेरी भी अरज तुम्हें ही। उधर टीवी के विज्ञापनों ने अलग दिमाग खराब कर रखा था। HIV टेस्ट करवाओ अपने मंगेतर का। कैसे मुमकिन है भाई? क्या बोलें, कैसे बोलें? ये बातें हम मर जाएं बोल ना पाएंगे। कैसे नए नए संकट सामने खड़े थे। प्रत्यक्ष में कहती अरे सब हो जाता है, ठीक ही होगा सब। तमक कर कहती वह हाँ, सब ठीक ही होता है हम लोगों के लिए। गुलामी करने हमें जाना है, विदा हम होते हैं, घर बदल जाता है, खाना बनाने के बगैर तनख्वाह नौकरी मिलती है, बच्चे हमें जन्ने हैं, दर्द हमें होता है, एंजॉय कौन करता है? हम तो जी इस्तेमाल होने वाली शय ठहरे। हम तो नहीं करते किसी को इस्तेमाल, लेकिन एंजॉय कर सके इसके लिए भी हमारी हाड़ मांस पर प्रतिबंध। हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारा भी तो मन हो सकता है ना। अरे इसमें इनकार कहाँ है, इसीलिए तो शादी करेंगे ना। बेशर्मी पर थोड़े उतर आएंगे तुम्हारी नाजिया की तरह। धीमे से मेरे मुंह से निकल ही गया। बेशर्मी? यह बेशर्मी है? तू क्या जानती है उसके बारे में? उसके घर वाले कितने पुराने घिसे हुए लोग हैं। पढ़ना मरना तो दूर, वे उसे जीते जी दो जग की आग में धकेलना चाहते हैं, किसी तलाकशुदा बूढ़े से निकाह तय करके। लेकिन देखना वो भाग जाएगी। पैसे जमा कर रही है, पासपोर्ट बनवा लिया है। भाग जाएगी? किधर जाएगी? हैरानी से मेरा मुंह खुला रह गया। मुंह तो बंद कर अंकल, मस्खरे अंदाज में उसने कहा। देख, आ इधर आ, देख। अलमारी का दरवाजा खोल हाथों से उसके कपड़े निकाल कर उसने बिस्तरे पर डालने शुरू कर दिए। लाल लेसदार ब्रा, फैशनेबल मैचिंग पैंटीज, रेशमी पारदर्शी नाइटी, साथ ही निकाला नीचे से एक मुड़ा मुड़ाया बास करता काला बुर्का। देख देख और देख, कहकर उसने अपने हाथों में दबाई हरी छोटी बोतल दिखाई। बाप रे, ये क्या है? दारू? वो पीती भी है? तो क्या हुआ? जिंदगी के नए अंदाज से भरे आवाज ने जवाब दिया। उसकी लाइफ है तो जैसे चाहे जिए। कितनी बड़ी बात कि कुछ छिपाती नहीं, कोई गिल्ट नहीं, एकदम बिंदास है। उसकी अलमारी से सुर्ख नेल पॉलिश निकाल अपने लंबे नाखूनों को खून की तरह लाल करती राधिका ने कहा, जो है सो है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद करता भी बनना पड़ता है मेरी बन्नो। मेरी आंखों में कुतूहल की लहर थी। उसके बाद क्या होगा? आगे क्या होगा? उसने कहा, अच्छा ही होगा, ज्यादा आगे का सोचना भी क्या। कल के बारे में सोचने से जरूरी आज को देखना नहीं है क्या, जिस पर हमारा पूरा समाज टिका हुआ है। जब अपने निर्णय हो तो सब अच्छा ही होगा। तभी तेरे को कहती हूँ, बिंदास बन, खुद को जी। रोहित से प्यार है तो प्यार कर, बराबरी पर जी, जी हजूरी वाला नहीं। कभी तू भी आगे बढ़ सकती है, पहल कर सकती है, लेकिन नहीं, तू तो मिट्टी का लूंदा। तुझे कभी मिलाऊंगी प्रशांत से, देखना तू जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितने रंग है उसके, अनूठा आनंद, एक्साइटिंग। राधिका की बातें मुझे बहा ले जाती। आनंद और कामुकता अलग बातें हैं, मैं जानती थी। बेफिक्र और बेपरवाह मैं नहीं थी, लेकिन अब बिंदास हो जाना चाहती थी। प्यार को ठोस रूप में अनुभव करना चाहती थी। रोहित से मिलाने के बाद गिल्ट को सीढ़ियों पर ही छोड़ चली और एक नए नशे में इतराती बिस्तरे पर आन गिरी।
प्यार ने एक नए रूप में मुझे छुआ था। लगा कोई और भी है जो तन मन में संग आ लगा है। मीठे झोंकों में थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। राधिका थी। यही सोऊंगी। नाजिया 2 बार उल्टियां कर चुकी है। बदबू है उधर। कभी रो रही है, कभी हंस रही है। मुझे यहीं सोना है। मैंने सोई पड़ी वंदना की ओर देखा। जांघों में तकिया दबाए, वक्षों से आंचल ढलकाए वह गहरी नींद सो रही थी। हम दोनों ने आहिस्ते से बिस्तरों को उठाकर उसके बिस्तर से सटाया और सो गए। इतनी गर्मी में ठीक पंखे के नीचे सोने का सुख था या मेरे मन में बसा कोई घना सुख। मेरी पिंडलियों पर वजन पड़ा तो अच्छा लगा। ढुलक कर कोई शरीर पर आ गया तो अच्छा लगा। एक गीली प्यास ने मेरे गालों को छुआ तो अच्छा लगा। बंधन थे कि कसते जा रहे थे। एक हरियल महक, कच्ची मेहंदी की कसोरी गंध मेरे गले को रुद्ध करती जा रही थी कि मैं कसमसाई। रेंगते हाथों को धक्का देती चीखती हुई मैं उठ बैठी। तड़प कर देखा। वंदना की आंखों में 2 विषधर फुदकार रहे थे। ज्वाला से सहम गई। राधिका भी उठ बैठी थी। वंदना यह देख करवट ले ऐसे सोई मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात सांपों के गुत्थम गुत्था जैसे डरावने सपने मुझे जगाते रहे। दूसरी रात डिनर के बाद मैं राधिका के पास थी, ऊपर कमरे में। उसने एकदम कहा, शी नीड्स सेक्स। सेक्स? आज ही क्लास में फ्रैंकफर्ट के दार्शनिकों के बारे में पढ़ा था। उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, मिशेल फूको, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्स के बारे में खास तरह के ज्ञान का विश्लेषण। वह क्या चीज रही जिसने हमें सेक्स को एक ऐसी चीज के रूप में देखना सिखाया जो छिपाने योग्य है। पता नहीं क्या है ये सब। कामुकता का विलायती तर्कशास्त्र मुंह से निकला। मुझे तो नफरत हो गई है उससे। कितनी गिरी हुई लड़की है। छी। क्यों, इसमें क्या है? उसका जवाब आया। वह मैरिड है, उसे चाहिए होगा। लेकिन देख, एक बात तो है, वह निष्क्रिय और निष्प्राण नहीं है। यानी स्त्री होकर भी वह अपनी इच्छा रखती है, डिमांड तो करती है। बस राधिका हो गई शुरू। अब वह खिलखिल हंसती जाए और अपने दिव्य ज्ञान से मुझे आलोड़ित करती जाए। यही बात मेन होती है। इसी का तो सारा खेल है। लेकिन एंजॉय करने की बाजी पुरुष के हाथ रहती है। तेरे को समझाती हूँ तो समझती नहीं। स्त्री को भी सक्रिय और सजग रहना होता है। यह भी सबके बस का नहीं। मेल चाहिए होता है बराबरी का। यही तो मानती हूँ। पहले मन मिले, फिर अन्य भाव जैसे हृदय, परिवार, फिर संबंध बने, शादी हो। मैंने छूटते ही कहा, ओफो, तू दूसरा चैनल पकड़ लेती है। कितना भयानक नैतिक दबाव है हम लोगों पर रे बाबा। जानती है, हमारे भारत में इसे इतना पतनशील और अनैतिक नहीं मानते थे। यह सब विक्टोरियाई नैतिकता के दबाव है। रमन सर की भाषा, यह तो उन्हीं की भाषा बोल रही। मुझे रमन सर याद आए। राजकमल चौधरी, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सुप्ती के पात्रों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ नैतिक तंत्रों के इतिहास की जांच पड़ताल फिर से होनी चाहिए। सच में विश्लेषण की दृष्टि की जरूरत है। रुक रुक, तुझे प्रशांत से मिलवाती हूँ। वह कौन है? कहाँ से आएगा? ओह मेरे परमात्मा, और क्या क्या खेल दिखाएगा तू? कैसे आएगा वह? विजिटर्स टाइम तो है नहीं। अरे देखती जा। एक आंख दबाती राधिका ने कहा, व्हाट्सएप पे आएगा। तू देख, क्या मस्त इंसान है। क्या होती है जिंदगी और क्या होते हैं जिंदगी के मजे। देखेगी? रुक। सुर्ख धारदार नाखून ने मोबाइल का बटन दबाया। खट। ओह, कवर पेपर पर भी हुआ। अच्छा, तो इतनी नजदीकियां बढ़ गई है। वैसे पट्टा है शानदार। दबंग शेर की तरह। जुल्फी और फ्रेंच कट दाढ़ी इतनी नुकीली जिनसे मेरे स्कूटर की दीवारें छिलने लगी, जिनमें रोहित शहंशाह सलीम की तरह मुस्कुराता रहता। रोहित का ध्यान आते ही उसकी आवाज कानों में पड़ी। आंखें देखो। रोहित ने हमेशा कहा था, दिल्ली में इतना घबराने की भी जरूरत नहीं। यदि किसी की बातों पर शक लगे, सीधे उसकी आंखों में देखो। देखा तो सब बहन था। काले चश्मे पर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे, रे बैन। अपनी कत्थई आंखों से उसे परख ही रही थी कि राधिका ने कोहनी मारी। ऐसी ऐसी बातें करता है कि बस पूछ मत। अभी तक तो हम मिले नहीं। फेसबुक पर फ्रेंड है।
उस दिन बोला था ना तेरे को, इसी के पैसों के लिए तो बोला था। बॉस बड़ा चूपड़ है, उसे अकेला समझ रखा है, पैसे दबा कर रख लेगा उसके। एक फोन जो जाएगा ठीक हो जाएगा सब। ओह, तो ये बात है, इतने कम दिनों में इतना आगे बढ़ गई है लड़की। सच था कि इन कुछ महीनों में हमारी 18-20 सालों की बिनानी सीमेंट वाली सोच को महानगरीय प्रभाव वाले चूहे महीन दांतों से कुतर रहे थे। रोज एक दीवार बनती फिर गिर जाती। क्या बचा रह जाने वाला था, यह एकदम अनिश्चित था। मैंने पूछा, नाम क्या है? बताया तो था, प्रशांत मेहंदी दत्ता। आश्वस्त हुई। जिस पतीली का वह चावल था उसकी देग हमारे चूल्हों पर चढ़ाई जा सकती थी। राधिका बोल रही थी, मलेशिया गया हुआ है, अगले महीने आएगा, उसी से शादी करनी है मुझे। ऐसी हॉट बातें करता मैं नहीं रुक सकती। तू मेरे लिए भी पैरवी कर देना, देखना तेरे से पहले बच्चा भी जन्म लूंगी। एक चमकीली जानलेवा चमक उसकी आंखों से गुजरकर पूरे वजूद में भर गई, जिसके नीचे मैंने स्पष्ट देखा आईएएस बनने का सपना धराशायी पड़ा, अपनी चूल्हे गिन रहा था। पत्नी माँ बनना अब भी कितनी लालायित कर देने वाली महिमामयी पोस्ट है भाई। कई मेधावी सपनों को पल भर में बुहार कर हाशिए पर धकेलने की मार्ग क्षमता से लैस। अचानक इन संस्था तंत्रों के इतिहास की जांच पड़ताल एकदम जरूरी लगने लगी। दरिया दिली से मेरी बाहों पर सिर रखते हुए उसने कहा, ऐसी ऐसी बातें करता है रे, पूरा बदन तप कर दहकता कुंडा हो जाता है। मिलवाती हूँ तेरे को, सुनना सब। खट, एक मिस कॉल दिया गया। हम दोनों एकदम तैयार, सब सुन लेने को मैं खूब तत्पर। सारी इंद्रियां मानो कान बन गई हों। दोनों बिस्तरों को सटा लिया गया। मैंने राधिका को देखा तो दंग रह गई। सिराने के बल औंधी लेटी वह जल में हिलोरे मारती मागुर मछली लग रही थी। फोन घनघनाया। हेलो, कैसे हो जाने मन? स्पीकर से सधी नफासती मुलायम आवाज उभरी। राधिका की दोनों आंखों ने मुस्कुरा कर मुझे देखा। उत्तर में देर होते ही एक बेचैनी कमरे में तिर आई। बोलती क्यों नहीं, बोलो कुछ। तुम्हें तो पता है तुम्हारी प्यारी आवाज मेरी रगों को कैसे तड़का देती है। व्हाट्सएप पर आओ ना, देखना है तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, ऐसे ही बातें करो। राधिका कुनमुनाई। वह शायद मेरी उपस्थिति से संकुचित थी, या शायद आगे होने वाली बातचीत के ब्योरों से वाकिफ थी, जिसमें उत्तेजना बढ़ती जाती है और तंद्रा गुम होती जाती है। फोन पर आवाज आई, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, बहुत करीब, इतना कि तुम्हारे घने बाल मेरे सीने को ढक ले, तुम्हारा चेहरा मेरी बाजुओं में। उफ उफ, तुम फिसल रही हो, महक रही हो। ओह, खुशबू, मीठी खुशबू। फुफकारती सी आवाज गूंजे जा रही थी, पूछ रही थी, खूब प्यार करोगी ना मुझको? तुम करोगी ना? बोलो, ऐसा ही प्यार करोगी ना तुम भी? सच। कैसा तो नशा छाने लगा, आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। होश खोने लगे थे हम। आधा होश खोती राधिका, आधा होश खोती मैं। हम दोनों हो आए सेम टू सेम, खूब पास पास। मुझे लगा रोहित है, वह ऐसे ही तो पूछता था और मैं ऐसे ही गुनगुनाई आवाज देती थी। बैटरी डाउन हो गई है, पावर बैंक लगा दो। और मैं ऐसे ही गुनगुनाती आवाज देती थी, सिर रगड़ती हुई। हाँ, बहुत। एक तापमान में चार्जर ले लो। चार्जर ले और सीधे चार्जर लगा देना। एक्सक्यूज मी, थोड़ा बैटरी लो हो गई है, ले चार्जर ले। एक तापमान ने पूरे कमरे को तड़का दिया था। अपनी सांसें वजनी होकर हमारी छाती पर आ चढ़ी थी। हाथ स्वयं अपने शरीर पर फिसल रहे थे। सुडौल शरीर इतना चिकना तो ना था। राधिका अखड़ी जा रही थी, शरीर में हलचल नहीं, केवल पैर एक दूसरे पर रगड़ खाते। मेरी सांसें धौंकनी बनाई, सितकारती आवाजों से कमरा सनसना रहा था। परिचित कमरा अनजान बियाबान जंगल में तब्दील हो चुका था। खिड़कियों से अमलतास नहीं, कीड़े लपटों की झड़क बाहर निकल रही थी। फोन से आवाज नहीं, कई बिच्छू लपलपाते डंक लिए चले आ रहे थे। दो लड़कियों की चाहत का जर्रा जर्रा पिघल रहा था।
शरीर बाम्बी में फंस गए सर्प की तरह पछाड़े खा रहा था कि लपलपाती कौन झुलसाने को है। ले लो सारा दर्द लो। कालिया नाग मानो फन पटक रहा है। केंचुली फंस गई है, थरथराहट बढ़ती जा रही है। फुटकार अपनी अंतिम छोर पर की बस। गुप्त तहखाने की चाबी खोली किसी ने। छिपे भयभीत पखेरु को अपने हाथों कुचल देना चाहा। अकड़ती जा रही राधिका ने से पलटी खाई। शर्ट के बटन चरमरा उठे। वह मुझसे ऐसी आन लिपटी कि बदन में खरोंचे उगाए। वही सपना था, वही डरावना सपना, सांसों के गुत्थम गुत्था वाला। वही महक थी, कच्ची मेहंदी की पत्तियों वाली हरियल महक। मैं एकदम चीख पड़ी, स्टॉप इट, बंद करो यह सब। सिरा ने रखा जल भरा तांबे का लोटा धप से जमीन पर आ बिखरा। कमरा एकदम स्तब्ध, फोन साइलेंट। दो सिहरती भीगी लड़कियां, छन छन नाच रहा था खाली लोटा। अब चार्जर लगा लो। लगा दी चार्जर? लगा दो चार्जर। एक सेकंड। आज दिन धुंधलके से भरा था। मेघ तो थे लेकिन वर्षा थी न खुली हवा। डूबता सूरज शर्मिंदा सा अपनी अंतिम किरणें लिए मेरे कमरे में आया तो उतरे मुंह वाली राधिका को भी साथ लिए आया। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन अपने दबे ढके अंगों के बगावती तेवर से मैं स्वयं जुगुप्सा और वितृष्णा से बिलबिला रही थी। सो असाधारण चुप्पी ठान ली। रोहित की नजरें एक्सरे थी। उसने बार बार पूछा और सारी बातें जान ली। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें दौड़ गई। ठहर कर उसने कहा, राधिका को बोलो वह बचे ऐसे लोगों से। तुम लोग नहीं जानते महानगरों में कैसे कुंठित लोग भरे हुए हैं। मेरे सामने सिगरेट पीने से परहेज करने वाला परवेज ना जाने क्या सोचता हुआ एक के बाद एक कई सिगरेटें सुलगाता जा रहा था। चिंता और घृणा मुझे भी हुई थी लेकिन राधिका का स्पष्ट उत्तर था, अरे यार बिंदास बन, यह कोई पाप थोड़ी है। किसी इच्छा नहीं होती इस प्लेजर की। हमारे भारत में इस आनंद पर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए हैं। यह आदिम और नेचुरल भाव है। अच्छा और पवित्र दिखने के चक्कर में इसे केवल दबाया नहीं गया बल्कि अश्लील अनैतिक तोहमतें भी लगाई गई। तू सोचना हम कैसे इन्वॉल्व हो गए थे। एंजॉय तो कर ही रहे थे ना हम भी। और फिर जो दूर से ऐसी हॉट फीलिंग्स देता है तो सोच रियल में कितना हॉट होगा। एक जहरीली चमक उसकी आंखों में थी जिसे अब मैं थोड़ा थोड़ा पहचानती थी। जैसे सुख के क्षण होते हैं वैसे बड़े हो जाने के भी। हमारे बीच एक ऐसा पेड़ उगाया था जिसके चिर परिचित घोंसले से मैं जीवन और दुनिया का स्वाद लेना चाहती थी और वह अनजान डगर में अपने पंख फैला बिंदास उड़ जाना चाहती थी। हमारा बचपन उसी पेड़ के किसी कोटर तले दब कर रह गया था। शाम की ललछोई में वही राधिका सिसकियां भरती हुई रोती हुई मेरी गोदी में आन गिरी तो मैं थोड़ा डरी। उसके बालों में फंसी गुलमोहर की पंखुड़ियां टूट टूट कर बिखर रही थी। जाने कहाँ सुबह से गायब थी। अभी शाम 5 बजे लौटती है। बेबी बनकर कई बार समझाया था मिलने जा, लेकिन संभल कर। यही बंदा शादी से मुकर जाएगा कि पहले से सोई खेली खाई लड़कियों का क्या भरोसा। कहने को उत्तर आधुनिक युग। स्त्रियों के लिए अब तक आधुनिक तक न हुआ यह पाषाण युग। स्त्री की इज्जत को अभी तक परिवार की मर्यादा गरिमा से जोड़ता है। राधिका है तो उसी पुराने अंगने की पौध, लेकिन नई शिक्षा ने दिमाग खराब कर दिया है उसका। हवा में झूमने और बिखर जाने के अंतर को शायद भूल चुकी है यह लड़की। मलेशिया से उसके लौटने की खबर सुनते ही बेकल होकर सज संवर कर उसका यूं उड़न छू होना, बीती शाम को लौटना, इस तरह रोते जाना, क्या समझूं मैं। और कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो अभी नहीं होना था। उसकी ठोड़ी प्यार से उठाते हुए पूछा, क्या हुआ, हो गया क्या सब कुछ, खेल खत्म। खेल? हाँ खेल ही तो, खेल खत्म। रोती राधिका गोद से एकदम उठ बैठी। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और खेल खत्म हो गया। क्या मतलब?
उसने अपने दोनों हाथों को उलटते पुलटते कहा, कुछ हुआ ही नहीं। इस आवाज़ में ऐसी सर्दी थी कि मैं लरझ गई। रो क्यों रही है फिर? रो कहाँ रही हूँ, उसने तुलसी से भरकर जवाब दिया। मैं उसे गौर से देखती रही। नीली पनीली आंखें, गुलाबी गाल, पीली पेशानी, लेकिन गुलाब से पिंक होंठ आज स्याह। मन में कैसी तो ममता जगी। अचानक जैसे पिछली कोई बात अब जाकर समझ आई हो, राधिका ठठाकर हंसती खिड़की पर जा खड़ी हुई। दिन भर के ताप से बोझिल सूरज को हाथ हिलाकर मानो सुकून से विदा किया और मेरी तरफ मुड़ी। तेरे वादे पर जिए हम तो यह जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते घर एतबार होता। पसंदीदा पंक्तियां सुनते ही समझ गई चोट तगड़ी लगी है, लेकिन मरहम का इंतजाम भी हो रहा है साथ साथ। उसने बोलना शुरू किया, ऑफिस में बड़ी गर्मजोशी से मिला हुआ, ऐसे जैसे सबके सामने ही गले से लिपटा लेगा। दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। बाहर ले गया, फिर हमने साथ खाना खाया, खूब सारी बातें की, घर की, परिवार की। तुम्हें मालूम है वह पंजाबी नहीं मारवाड़ी है, प्रशांत मंधाना। उनका परिवार कलकत्ते में बस गया था। सारा बिजनेस ठप हो गया तो वह मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए काम करने दिल्ली आ गया। लंच के बाद हम कॉफ़ी लिए पार्क में आ बैठे। अंततः मैंने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, कहाँ रहते? उसने कहा, घर पटपरगंज के दरबे नुमा कमरे में हम 3 लड़के रहते, सिर्फ रात को सोने जाते, जहाँ अपना अपना बिस्तर ही हमारा अपना कमरा है। सारे दिन दिल्ली की सड़कों पर या तो काम ढूंढते या काम बदलते। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, लेकिन फिर तुम शादी कैसे करोगे? मुझे कहाँ रखोगे? शादी? उसे मानो ततैये ने डंक मारा हो। यार, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? सोच भी नहीं सकता इस अय्याशी के बारे में। हाँ, शादी अय्याशी ही है मेरे जैसे लाखों टेम्पररी नौकरी वालों के लिए। आज काम है तो कल महीनों बेरोजगार। आज के किए की भी तनख्वाह मिलेगी या कोई चुपड़ा बॉस उसे निगल जाएगा, धक्के देकर कब बाहर कर देगा मालूम नहीं। शादी करने का मतलब पॉकेट में कुछ तो माल हो, एक ही कमरे का सही अपना ठिकाना तो हो। सच कहता हूँ, यदि मेरे फंसे रुपए मिल जाते तो मैं निश्चित ही एक कमरा ले लिया होता और फिर तुम्हें वहाँ कॉफी पिलाता। शरारती आंखों को यूं मटकाकर उसने पार्क में ही मेरे होठों को जबरन चूम लिया और उसी बिंदास अंदाज से कहा, हमें तो जी केवल फ़ोन कॉल्स की छूट है। क्या फ़ोन कॉल्स की छूट? मतलब यह मेरी जाने जिगर कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ विज्ञापन के लिए फ़ोन के ही अधिकतम प्रयोग होते हैं। फ़ोन बिल्स कंपनी चुकाती है, कंपनी हमें चूसती है, हम उन्हें। खोखले हो चुके हैं हम, कुछ चाहे भी तो नहीं कर सकते सिवा फ़ोन कॉल्स के। सो रात भर नींद ना आने तक 2-3 बार यह कर सकते हैं, करते हैं। मुझे अवाक टुकर टुकर देखते उसने कहा, इसमें बुरा क्या है? दिन भर थकता हूँ, रात को किसी के साथ ऐसी बातें करके रिलीव हो जाता हूँ। क्या कर सकते हैं हम? और पार्क के एकांत का फायदा उठाते हुए उसने दोबारा मुझे खींचा। एकदम धक्का देते हुए मैं उठ खड़ी हुई, नीच हंसने लगा, होठों को गोल गोल घुमा बोलने लगा, जाने मन तुम बहुत भोली हो, बहुत प्यारी भी। आई एंजॉयड लॉट। मैं तुम्हें ज़रूर फ़ोन करता रहूँगा और उस अपनी फ्रेंड से भी पूछना जो उसे मज़ा आया तो उसे भी। एंजॉय योर लाइफ, ऐश करो यार। दौड़ के निकल जाना चाहती थी। घृणा और दुख से एक एक कदम भारी हो रहा था। दिल का तार तार दुख रहा था। वह कह रहा था, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ लेकिन और कुछ नहीं कर सकता सिवाय फ़ोन के। आई विल कॉल यू। गिजगिजाती आवाज़ उसकी दूर तक मेरे साथ आती गई। पता नहीं रो रहा था या हंस रहा था, कह रहा था, रुक जाओ, बात सुनो, सच में सोचती हूँ, मेरे लिए तो एक मौका दो, कुछ करूँगा, रुक जाओ। उल्टे पैरों लौटी राधिका सिसकियों से कांप रही थी। मुझसे लिपट कर उसने कहा, मुझसे गलती हुई है रे, मुझे यूँ भरोसा करके अकेले नहीं जाना चाहिए था। एक करुण वेदना से घिर आई थी मैं, जो इसके प्रति भी था, शायद उसके प्रति भी। राधिका को मैंने अपनी बाहों में समेट लिया। नया समय है तो नई परिस्थितियाँ आएंगी ही सामने। तू कहती थी ना, हमें पड़ताल करनी है अपने इतिहास की भी, वर्तमान की भी। हमारे समय का मनुष्य देख कितना कुचल दिया गया है। हम कहते हैं हम स्त्रियाँ, यहाँ पुरुष भी कितना लाचार, शोषित, लेकिन इच्छाएं जीवित है तो बदलेगा, सब बदलेगा।
दरवाजा खट से खुला। वंदना दाखिल हुई। हम दोनों को यूं लिपटा देख दरवाजे पर ही स्थिर हो गई। उस रात से ही मेरी नफरत झेल रही वंदना के लिए भी वही मानवीय करुणा उपजी। हम तीनों कुछ देर एक दूसरे के गले लगे रहे। बाद में मैंने रोहित को प्रशांत का नंबर दे दिया था। वंदना का कजिन है, पैसे फंसे हुए हैं, हो सके तो मदद कर दो। आज वही प्रत्युत्तर दिवस था। व्हाट्सएप पर उस फ्रेंच कटुमा दाढ़ी वाले युवक का मैसेज था। रौ में है रक्षे उम्र, कहाँ देखिए थमे, न हाथ बाग पर है न पैर रकाब में। दिल से शुक्रिया, आपके फ़ोन से मेरा काम हो गया। यहाँ का हिसाब किताब पूरा करके कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। बाबूजी के बिजनेस को फिर से देखूंगा। राधिका को मेरा प्यार। आई विल कॉल यू इफ़ यू विश। मैंने तो जी फटाफट 3 काम किए। इस नंबर को ब्लॉक लिस्ट में चढ़ाया, परवेज की समझदारी से पढ़ाई के ट्रैक पर वापस लौटी राधिका को कुछ ना बताया और रोहित को थैंक्स का मैसेज फॉरवर्ड किया। फिर खट की आवाज़, जी धड़का। रोहित का जवाब था स्माइली के साथ, इट्स ऑल राइट बेबी, आई विल कॉल यू। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। कहानी पूरी हुई।